अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का प्रोग्राम साथ में हफ्ज़ल यूबी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने आज बजट 2024 पेश कर दिया है। 18,870 करोड़ रुपए का कुल तखमीना लगाया गया है। टैक्स अहदाफ हैं वो रखे गए हैं 12,970 अरब रुपए के। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद है राना मुनीर हुसैन साहब। आप पैटर्न है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, और उनके साथ मौजूद हैं फजल शेख साहब। आप सदर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के, और मेरे साथ मौजूद है रेहान सिद्दीकी साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, और मेरे साथ मौजूद है चौधरी जमील अहमद साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं रहीम यार खान टैक्स बार एसोसिएशन के, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जवेद मसूद तारिक साहब। आप एंकर पर्सन है सियासत और प्रोग्राम के। सर, आप अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, अपने तमाम दोस्तों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं रेहान सिद्दीकी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। रेहान सिद्दीकी साहब, बजट 2024 और 25 को सर आप किस तरह देखते हैं? हुकूमत जो रिलीफ के दावे कर रही थी अवाम के लिए और मौजूदा टैक्स पेयर के लिए, आप क्या समझते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आयुष साहब आपका। अच्छा, इसके अंदर अगर आप बजट को देखें तो ये इसके अंदर आपको कोई डायरेक्शन तो नजर नहीं आएगी आपको। आपने स्टॉक गैप अरेंजमेंट किया है कि आपने यहाँ से उठा के उसकी रेट कर दिया, यहाँ से उठा के उसका रेट बढ़ा दिया, इसको कर दिया। मगर एक चीज जो बजट में किसी भी मुल्क की प्रोवाइडेड ये कि हमारी जो कंट्री है, जो अभी आजकल हालात हैं हमारे मुल्क के, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या कोई किसी इंडस्ट्री में जो हमें नजर आना चाहिए कि एक डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं जो स्ट्रेंथन करे आज से 3 या 4 या 5 साल के लिए, उस चीज को हम ग्रो करें आहिस्ता आहिस्ता और वहां तक हम लेके जाएं अपनी इकोनॉमी को। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसी कोई डायरेक्शन नजर नहीं आई है इसके अंदर कि हम ये कहें कि जी हमारे पास एक बेस प्रोवाइड की गई है इस बजट में कि जिसके अंदर आज हम यहाँ पे इसको लेके चलेंगे, आज से डाउन द रोड 2 साल 3 साल 4 साल में हम यहाँ पहुंचेंगे। तो ऐसा कोई भी स्टेप इसमें हमें बिल्कुल नजर नहीं आया है कि स्टॉप गेम मैनेजमेंट है कि जी यहाँ से उठाएं आप इसकी 30% कर दें, 40% कर दें नॉन फाइलर। अब ये मुझे बताएं, ये आज की टर्म नहीं है, ये तो बहुत दिनों से चली आ रही है, मगर हमने इसका क्या फायदा उठाया? अब आप इसको 100% पे भी लेके चले जाएंगे तो इसका इवन 5% पे ही फायदा उठा लेना चाहिए था आपको। जब आपने 100% पे ले जाएंगे तो आपने क्या फायदा उठाया इसका? अब तक जो मेजर हैं उनसे आपने क्या फायदा उठा लिया? ये चीजें तो आइडेंटिफाइड पहले से ही हैं, आपके पास हर चीज डॉक्यूमेंटेड है अब तो आपने इसका क्या फायदा उठाया? तो इसमें मुझे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही इस बजट के अंदर। अच्छा, इस बजट में रेहान सिद्दीकी साहब हुकूमत ने किसी सेक्टर को फोकस किया हो या टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए या टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कोई फोकस किसी सेक्टर को किया हो, आप समझते हैं, या टैक्स रेट बढ़ाकर ही हम टारगेट पूरे करेंगे? लग तो ऐसा ही रहा एपरेंटली। देखें, आपके पास क्या आपने बजट स्पीच में सिर्फ आया कि आईटी या उसके लिए, मगर आईटी को पूरी एक बनाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका काम करने की जरूरत है, ठीक है ना? वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा, सिर्फ स्पीच में नजर आ रहा है। आपने कहा कि डेवलपमेंट पे, मुल्क की डेवलपमेंट, या आपने कहा कि इतने मख्तस कर दिए रोड पे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्क पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बेस बनी है, और हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कहीं भी आप कि यार ये हमने शुरू किया है, ये इसकी बेस है, इसके लिए इसको इतने पैसे चाहिए। जी, ये आइडेंटिफिकेशन आपको कहीं भी रोड मैप नजर नहीं आएगा थ्रू आउट किसी भी उसमें। आप जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते चले जा रहे हैं। आप टैक्स में, इनकम टैक्स में देख लें, आप सेल्स टैक्स में देख लें, जो है ना इन्फोर्समेंट फॉर नॉन फाइलर स्ट्रेंथन, मगर नॉन फाइलर के साथ आपने आज के लिए नॉन फाइलर तो आपके पिछले कितने सालों से उनमें आपने क्या कर लिया? आप रिलीफ सब चीजें, जब एक्सपोर्टर अब जो रह गए वो एक्सपोर्टर भी चलो मिनिमम में आ गए, मगर आपने उससे पहले क्या कर लिया जो कि मिनिमम टैक्स में लेके आए थे? जी सही तो कह रहे हैं। बात उन मेजर्स की है जो इनसे आगे के हैं, वो हम उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना खसारे पूरे करने के लिए इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो, अदरवाइज हमें रोड मैप कहीं नजर नहीं आ रहा। किया गया तो खसारे का बजट है, वैसे भी खसारे का बजट है, वो खसारे को किसका पूरा किया जाएगा? सूद की अदायगी है 9,770 अरब रुपए की, वो किसका मुमकिन होगी? आपकी आवाज कट रही है अयूब साहब। मैं कह रहा हूँ ये बजट जो पेश किया गया है तो खसारे का बजट है, तो उसका कोई वज़ीर खजाना साहब ने को क्लू नहीं दिया, इसको किस तरह पूरा किया जाएगा?
यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ऐसे कोई से इकदाम नहीं है, अब सिर्फ आपके पास एक ही चीज बची है इस खसारे को, जो कि बताई नहीं गई है कि आपने लोन लेने हैं, आपने लोगों से पैसे मांगने हैं। मुल्क से जनरेशन, आप परमानेंट कोई जनरेशन नहीं कर पा रहे। आपको जनरेशन मुल्क में किस चीज से करनी है? नॉन फाइलर पे टैक्स वो करा दें, बढ़ा दें रेट, या आप जो है ना इस पे विदहोल्डिंग पे आप बढ़ा दें, यहाँ से उसकी जो एग्जम्पशन दे रहे हैं वो खत्म कर दें। जो मुल्क में इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग लगी है, जिसके हिसाब से चल रही है, वो भी उसके पास से भी चली जाएगी, तो जो रही सही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अब आपके पास सिर्फ जो खसारे का जो पूरा करने का एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, जो कि लोन है, जो आगे आपने मांगना है। अपनी अपनी उससे लेवल से हम अपने रिसोर्सेज से कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है इस पूरे बजट में कहीं ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि जो हम अपने रिसोर्सेज से जनरेट कर रहे हो। सही कह रहे। मैं सदीक साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। राणा मुनीर साहब, आप इस बजट को, रवायती बजट को किस तरह देख रहे हैं कि लफ्जों का हेर फेर ही है सारा, या हुकूमत ने वाकई कुछ पे काम किया है? राणा मुनीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो राणा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं राणा मुनीर साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा। फराज फजल शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी, आवाज आपकी सर आ रही है, बट मुझे आधे आवाज आपकी नहीं है, टूट जाती है आपकी आवाज सर। अच्छा फराज साहब, आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? देखिए सर, बात यह है कि इन्होंने एक मुतवाज़न बजट बनाने की कोशिश जरूर की है, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन जो हमारी ख्वाहिशात थी, या जिस तरह हम चाह रहे थे कि एक बजट आएगा, नई गवर्नमेंट है और एक बेहतरीन बजट देंगे क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, मेरी उन तवक्कुआत पे ये पूरा नहीं उतरे हैं। जब बजट पास होगा तो जो अवाम की मुश्किलात है उनमें इजाफा होगा कि आसानियां पैदा होंगी? देखिए सर, जो महंगाई आनी है वो 6 शेड्यूल की वजह से ज़्यादा एग्जम्पशंस को अगर विड्रॉ करें, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम बहुत सी एग्जम्पशंस को विड्रॉ कर रहे हैं। कौन सी एग्जम्पशंस को विड्रॉ कर रहे हैं ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। बात आपको बताऊं, थर्ड शेड्यूल जो कि रिटेल प्राइस के ऊपर जो चीजें हमारी बिकती हैं, थर्ड शेड्यूल एक लंबा शेड्यूल है, उस पर इन्होंने बोर्ड को एम्पावर किया है कि प्राइस हम फिक्स करेंगे। ये एक बड़ी गैर मामूली बात है और नामुनासिब बात है कि अब प्राइसेस भी गवर्नमेंट फिक्स करेंगी। तो आप इस बजट के बाद मुश्किलात को किस तरह देखते हैं? जी सर, आप सवाल दोबारा कीजिए अपना। इस बजट पास होता है तो फिर जो मुल्क के हालात है हमारे, वो कैसे आपको नजर आ रहे हैं? देखिए सर, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी जैसे जवाब देता हूँ बजट के मुतालिक। या इस दफा बजट में पहली दफा एक नई चीज आई है कि अब 3 रेट आ गए, एक था फाइलर, एक नॉन फाइलर, और अब एक रेट आया है प्रॉपर्टी के लिए परचेज में टैक्स ज्यादा बढ़ा पूरे बजट को एक्स्ट्रा के बजट को देखें तो ऐसे लगता है कि एफबीआर फिट हो गई लोगों को इस नेट में लाने के लिए। अभी तो नॉन फाइलर के ऊपर प्रेशर ज्यादा कर रहा है और फाइलर के ऊपर प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि टैक्स इनको मिलता है फाइलर से है तो उधर भी इन्होंने वजन कर डाला है। ऐसी कोई भी एक बात कहीं नजर नहीं आई कि ये पता लगे कि ये फाइलर्स को कोई इंसेंटिव दे रहे हैं अगेंस्ट द नॉन फाइलर्स। हाँ, इन्होंने कोशिश जरूर की है कि नॉन फाइलर को मजीद प्रेशर डालें, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा होता ये फाइलर को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज कर देते तो ये खुद ही इंकरेजमेंट मिल जाती फाइलर्स को, जबकि फाइलर्स के ऊपर टैक्स देना अपने फाइलर्स नहीं है। फाइलर तो इतना, वो तो एक गरीब तबका ज्यादा होगा उसमें हमारा, उनको तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, ना वो प्रॉपर्टी बेचते हैं खरीदते हैं, चंद एक होंगे। आप एक डाटा तो कौम के सामने लाए ना कि ये देखें पूरे पाकिस्तान में से नॉन फाइलर के तौर पे लोगों ने ये टैक्स रिटर्न जमा कराई हैं, लेक फाइलर के लिए कराई हैं और एज ए फाइलर ये कराई हैं। लिहाजा ये वक्त का तयन नहीं बनता है कि हम इधर बात करें, ऐसा कोई डाटा सामने नहीं आया। मुझे लगता है कि बंद कमरे में बैठ के विदाउट दी कंसेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ये एक डेट बनाने की कोशिश करते हैं और नहीं समझ आती। आपको बताऊं कि रिसेंटली इन्होंने अपीलेंट फॉरम के ऊपर कितनी बड़ी चेंज कर दी, ना कोई स्टॉक होल्डर से पूछा, ना इन्होंने देखा कि इसकी जरूरत है। पूरी दुनिया में 2 अपीलेंट फॉरम होते हैं फैक्ट फाइंडिंग, और पाकिस्तान में इन्होंने इसको एक कर दिया।
अभी आज के बजट में इन्होंने ये किया है कि जो 16 जून को सारे केसेस शिफ्ट होने थे उसकी डेट इसको 16 सितंबर में ले गए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जितने भी केसेस इस सर्कुलर के इस अपीलेंट फोरम की चेंज आने से पहले हैं वो पुराने तरीके पर ही चलेंगे। कि रिसेंट एक जजमेंट आया है उसके मुताबिक इन्होंने किया है। लेकिन इस चीज की क्या जरूरत थी, इन्होंने जो क्वालिटी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर है उसके ऊपर कहीं बात नहीं की, उसको इम्प्रूव करने की कहीं कोशिश नहीं की। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्वालिटी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर के ऊपर दायित्व पर है और यही वजह है कि हमारा असेसमेंट ऑर्डर स्टे नहीं करता, कहीं पर जाके टूट जाता है। तो अब बजाय स्टे के ऊपर बात करते और हमारा जो टैक्स फाइलर है, जो हमारा टैक्स पेयर है, उसको थोड़ा सा एडवांटेज होता, उन्होंने एक कम कर दिया। मैं एक इंतहाई के ऊपर बात करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का ये करना जायज था। इन्होंने इसके ऊपर ये क्या किया है ये किसी की भी समझ में नहीं आई, ना कोई अथॉरिटी में ना किसी ने उसने समझ नहीं आया कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात करूंगा अभी तो ये ड्राफ्ट है, जब पास होगा असल में जब सूरत सामने आएगी। राणा मुनीर साहब आपको मेरी आवाज आ रही? सर राणा साहब आवाज आ रही है आपको? चौधरी जमील साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। अच्छा जमील साहब, आप इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? कोई अवाम को जिस तरह रिलीफ के दावे किए जा रहे थे, टैक्स पेयर को मौजूदा को रिलीफ देने के दावे किए जा रहे थे, आप समझते हैं ये वाकई को ये दावों में कुछ हकीकत थी? किसी भी सूरत में इस बजट में रिलीफ का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं देख रहा हूं कि सिर्फ स्लैब को ही छेड़ा गया है। जो स्लैब कम था उसको बढ़ा दिया गया है, जो नॉन फाइलर थे उनके ऊपर और स्लैब पुट कर दिया गया है। अब आप बिजनेस स्लैब ही देख लें, चंद सालों से ये 35% मैक्सिमम था, इसको 45% पे ये ले गए हैं। और फाइलर, नॉन फाइलर और तखीर से फाइलर जो है एक अलहदा सिस्टम मुतारफ करा दिया गया है। एक्सपोर्टर जो पहले फाइनल में थे इनको नॉर्मल टैक्स रजीम में ला के अब वो महकमा इनको विद होल्डिंग के नोट्स भी देगा, ऑडिट में भी लेके जाएगा, दूसरी चीजें भी इसके साथ होंगी। फिर मोबाइल फोन पे भी 18% टैक्स लेके आ रहे हैं। तो 18,000 प्लस अरब रुपए का जो बजट है इसमें से 9,775 रुपए तो आपको सूद की मद में जो आपने पे करनी है उसमें निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको तारीख का सबसे बड़ा बजट तो है, इसमें खसारा भी इनका काफी है और 8,000 अरब रुपए का खसारा है। अगले बजट में भी इतना ही मुतवक्को है या इससे बढ़ जाएगा ये इनका। आपको जमील साहब को बेहतरी की तरफ कुछ कदम नजर आ रहा है? पॉलिसी नहीं, प्लान कोई नहीं है। रेहान सदीकी साहब से बात से मैं मुतफिक हूँ कि प्लान नहीं किया गया है इसको। और अभी भाई फरमा रहे थे कि स्टेक होल्डरों के साथ पहले तो अब सीसी पे पहले तो गाड़ियों को 1300 सीसी के ऊपर था, अब वो खत्म कर दिया गया। अब तो गाड़ी प्राइस वैल्यू को मेंशन किया गया, वैल्यू के हिसाब से ले रहे हैं ना, अब उसको वैल्यू के हिसाब से ले रहे हैं। ये कहानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, स्लैब को छेड़ा गया प्रॉपर्टी के ऊपर आप समझते हैं प्रॉपर्टी का सेक्टर या ये गाड़ियों का जो इंडस्ट्री है, ये मोबाइल इंडस्ट्री है, जो ये अब सर्वाइवल कर पाएंगे? पूरे बजट को स्टडी करें तो स्लैब के साथ छेड़खानी की गई है और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जो कम स्लैब था उसको बढ़ा दिया गया है, जो सिस्टम थे एग्जेम्प्ट थे उनको सिस्टम के अंदर लाया गया है, जैसे मोबाइल फोन वगैरह हैं, दूसरी चीजें हैं। जी जी। अच्छा जावेद मसूद भट्टी साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। बजट तो हर साल पेश किया जाता है और हर साल लफ्जों का गोरख धंधा कहा जाता है, रवायती बजट कहा जाता है, लेकिन वो बजट आता भी है अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद वो पास भी हो जाता है और आवाम को कबूल भी करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं, वाकई ये बजट जो पेश किया जाता है इसमें कोई वर्किंग हुकूमत की होती है कि IMF की डायरेक्शन की वजह से ये पेश किया जाता है? ये देखना चाहिए
कि हर गवर्नमेंट कोशिश तो करेगी, अब जो हमारे नुमाइंदे हैं वो ये कोशिश करेंगे कि मुल्क की फलाह के लिए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो वो बेहतर वसाइल दे सकते हैं, जो बेहतर इक़दाम किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, हमारे कुछ डिफेंस के प्रॉब्लम, कुछ हमारे यहाँ हमारा ग्लोबल सिचुएशन हमारी ऐसी है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। इसी तरह से हमें IMF का सिलसिला तसलसल से चला आ रहा है, तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें जो अभी इन्होंने कोशिश की, एक तो गवर्नमेंट मुलाजमीन की उम्र को बढ़ाना 62 ईयर्स की है, ये बड़ी अच्छा खुशाइंद इक़दाम है, लेकिन असल बात यह है कि आप पहल और जो मुल्क के बेहतर वाले लोग हैं उनके थिंक होनी चाहिए, पहले इन सारे अवामिल पे गौर और ये सारी चीज़ें कंसिडर की जानी चाहिए। अब 2-3 दिन पहले जो कल ही मेरा ख्याल इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया कि आइंदा जो है ये 30 साल मनसूबा या 5 साल मनसूबे दोबारा शुरू किए जाए। तो ये ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी इन दी पॉलिसीज़ जो है ये हमारी बुनियाद होना चाहिए, और उसके लिए अहल लोगों के थिंक टैंक मौजूद होने चाहिए जो हर पहलू पर IMF के ये जो हमारे ऊपर एक बर्डन बढ़ता चला जा रहा है इसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए और मुल्क की बेहतरी के लिए इन उनकी जो आरा है, जो कंपल्शन है, उनकी जो पाबंदी है, उनको मुल्क की बेहतरी की सूरत में किस तरह से बदला जा सकता है। जैसा हमारे जितने एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, एक्सपर्ट हैं, चैम्बर्स हैं, हमारे FBR में भी बड़े माया नाज ऑफिसर बैठे हैं, CSS करके ऑफिसर आते हैं, उनको हमारे ज़मीन हक़ाइक़ से भी आगाही है, लेकिन उसके बावजूद हम टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए या टैक्स को बढ़ाने के लिए नारा तो लगाते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम उनको कर नहीं पाते। इसमें क्या वजूहत है? बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रहे और कंसिस्टेंट डेवलप किया जाए। अब हमारे जो कौमी असम्बली के और सेनेट के हमारे ईमानों के मेंबरान नजरात हैं वो आपस में इख्तिलाफात में चले जाते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए मिल के सोचने की ये नज़र नहीं आता, और हमारे जो हमारे वो वोटर है वो ये रियलाइज करते कि जिनको हमने मुंतखब किया है वो आपस में मिल बैठ के कम अज़ कम मुल्क की माशी सूरत हाल, पॉलिटिकल सूरत हाल और मुल्क की जो मॉरल वैल्यूज़ है उनको आगे बढ़ाएं और उस फिर हम तरक्की की तरफ जा सकते हैं। मतलब कोई IMF लोन भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सही कह रहे हैं। हमारे वसाइल बहुत ज़्यादा है, हमारे मिनरल वसाइल, एग्रीकल्चर वसाइल, हमारे पास एक बासलाहियत जैसे आपने बताया कि मैन पावर बहुत मजबूत है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हमारे वर्कर क्लास, एजुकेटेड क्लास भी हमारे यहाँ एक बड़ी क्लास है, लेकिन उनको मौके सही तौर पे मिलने चाहिए और उनको ये समझ में आए। हम हर वक्त जो है उसको चीज़ों को पोलिटिसाइज करके जब इख्तिलाफात की तरफ जाते हैं तो कोई पॉजिटिव चीज़ें निकलती हैं। इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क के लिए सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। राणा मुनीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? अच्छा रियाज सिद्दीकी साहब, आखिर में थोड़ा सा आपका सवाल छोड़ रहा हूँ। आखिर में छोटा सा आप इस बजट के बाद हुकूमत को स्टेक होल्डर के साथ बैठना चाहिए या पोस्ट बजट के जरिए अपनी तजावीज़ लेनी चाहिए ताकि इसको पास करने से पहले इसको किया जा सके। देखें, ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको कुछ काम करना चाहिए, वो तो पहले से कोशिश होती है कि वो मजबूत किया है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि देखें ये बजट आ भी जाएगा, पेश भी हो जाएगा। असल में जो सबसे बड़ा इशू है ना, मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि हर चीज की तैयारी होती है पहले से। आपको एक थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अगर पहले इतनी प्रपोजल्स, आज के लिए हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि इतनी प्रपोजल्स आपकी जाती हैं मुख्तलिफ एसोसिएशंस, बार से, चैम्बर से, आई डोंट थिंक कि उसका कोई 1% भी कभी इसमें झलक नजर आती है किसी भी बजट में आप बात करें। और दूसरी चीज ये है कि देखें, अपने कभी भी एक छोटा सा इशू वो हमारे यहाँ ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी एसोसिएशन जो है बिजनेस की, वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए कभी भी उस तरह से नहीं बात करती है जब उनको बोलना चाहिए। बार्स पे या उस पे आ जाती है। अब बार्स का ताल्लुक सिर्फ हमारा टैक्स की निटी-ग्रिटीज या उनकी टेक्निकलिटीज से होता है, जो उसका इफेक्ट है वो तो बिजनेसमैन पे पड़ता है, तो वो तो चैम्बर और उनकी उन एसोसिएशंस को सामने आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब सिलसिला ये कि अब बजट के बाद
जब पहले थॉट प्रोसेस नहीं है तो बाद में क्या थॉट प्रोसेस होगा? वो ये आपका जो प्रोसेस है ये होता है आपकी असेंबली में, और वहां पे इसमें कुछ ऐसी कौन सी चीज नजर आई है इस साल के, हम पर्टिकुलरली बात करें कि जिसपे बात हम कर सकते हैं? मतलब इसपे आपके कोई देखिए, इकोनॉमिक क्या होता है कि अगर मुल्क की इकोनॉमी सही करनी पड़ती है, एक बात आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, इकोनॉमी माइक्रो से चलती है और मैक्रो पे जाके खत्म होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब तक आपकी नीचे की आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी किसी चीज पे, वो मुतमईन नहीं होगी, और उनकी सही रिम्यूनरेशन और उनका रोजगार, उनको रोजमर्रा की चीजें, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आप नहीं जा पाएंगे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे तो आपके वो लॉन्ग टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म गोल्स ही नहीं आइडेंटिफाई होंगे, ना बनेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आईएमएफ से डिक्टेशन। अरे भाई, आईएमएफ से डिक्टेशन हो ना हो, आपको तो कम से कम वो आपको किसी ऐसी चीज करने से तो नहीं रोकना ना जो आपकी बेस बना रही है। वो आपको कोई ऐसी चीज करने से आप अपने मुल्क में ये काम ना करो, आप अपने मुल्क में इंडस्ट्री इसके मुतालिक ना करो, स्टील मिल को सही ना करो, आपने जो है वो सिर्फ एग्जम्पशन कुछ एक आध चीजों पे देती, मगर उसकी परमानेंट यहाँ पे या इन्वेस्टर, बाहर से इन्वेस्टर आने पे तो कोई कदर नहीं है ना किसी में। सही अभी आपको मैं अभी बहुत शुक्रिया आपका।